अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे केमिस्ट्री 9th ग्रेड, उसमें हम जो लास्ट टॉपिक्स हैं सॉल्युबिलिटी की डेफिनीशन और इसका जो टेम्परेचर इफ़ेक्ट है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर हीट का क्या इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद जो सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन, सॉल्यूशन को हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत तफसील के साथ पढ़ा है। अब जो टॉपिक होगा इसमें हम एक और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद सॉल्यूशन जो कि होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, हमने लास्ट जो लेक्चर थे उसमें होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को डिफ्रेंशिएट किया था, फिर सॉल्यूशन को डिफ्रेंशिएट किया था। इसमें हम साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ भी पढ़ेंगे, कोलाइड एंड सस्पेंशन क्या होती है। इस कोलाइड और सस्पेंशन में एक हम इफ़ेक्ट पढ़ेंगे जिसको हम टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। टिंडल इफ़ेक्ट क्या था, ये हम साथ साथ जब इस टॉपिक पे जाएंगे तो इसको तफसीली भी देखेंगे कि टिंडल इफ़ेक्ट क्या है और कैसे ऑब्ज़र्व होता है। तो सबसे पहले हम बुक की तरफ जाएंगे, जो चीज़ें हमने पढ़नी हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन तक, ये कंप्लीट हो गया था। आज जो हमने पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसके हम नोट्स भी बनाएंगे। सबसे पहले हम ये जो पैराग्राफ है इसमें क्या बातें डिस्कस हुई हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि आप कोई सल्यूट, दो चीज़ें होती हैं सॉल्यूशन के अंदर, जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट हैं वो दो होते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। सल्यूट वो चीज़ होती है जो हम डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, और जिस चीज़ के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, मिक्स किया जाता है, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले लें तो सॉल्ट क्या होगा, सल्यूट होगा, और जो वाटर होगा वो सॉल्वेंट होगा। अब हम ये देखेंगे कि किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर ले लिया है, उसमें जो साल्ट है वो वाटर के अंदर कितना डिज़ोल्व होता है। जो मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो रही है वो जो साल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो डेफिनीशन को हम कैसे लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज़ नोन एज सॉल्युबिलिटी। किसी एक ख़ास सॉल्यूट की मिकदार जो कि हल हो रही होती है किसी एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर और किसी एक ख़ास सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, उस सॉल्यूट पार्टिकल की सॉल्युबिलिटी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम लिखेंगे, सब नोट्स भी बनाएंगे साथ साथ। उसके बाद जो इसका टेम्परेचर इफ़ेक्ट है, तीन चीज़ों से ये इफ़ेक्ट होती है जो हम देखेंगे कि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ से क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है। सबसे पहले इसकी डेफिनीशन है कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि ये कितने कंपोनेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहले सब्सटेंस डिपेंड ऑन सॉल्वेंट यूज्ड, नंबर 1, कि कौन सा हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं कि उसके अंदर हल हो सकती है या नहीं हो सकता। दूसरा है टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और तीसरा जो कंपोनेंट है वो प्रेशर है। तो सॉल्युबिलिटी तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके बाद जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी है, ये पैराग्राफ, इसमें दो बातें बताई गई हैं कि हम जनरली ये पढ़ते हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं या हीट को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे घर में आप ठंडे पानी के अंदर चीनी को हल कर रहे होते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी। अगर उसको हम थोड़ा सा गर्म करें या उसके अंदर गर्म पानी ऐड करें तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़, वो हल होना शुरू हो जाएगा। ये जनरल प्रैक्टिस है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। वो भी सब्सटेंसेस मौजूद हैं। सबसे पहले जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ इन सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर, वो क्या है, KCl। KCl को आपने याद रखना है, पोटाशियम क्लोराइड। और NH4Cl का नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। और जिसकी डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ इन सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर, वो कौन सा है, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं कि इसमें आपने लिखना कैसे है, याद क्या क्या चीज़ें रखनी हैं, तो फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो सॉल्युबिलिटी हमने डिस्कस की है, सॉल्युबिलिटी है क्या, सॉल्युबिलिटी, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होती है ये आपने अभी नोट करना है। द मैक्सिमम अमाउंट
the maximum amount of solute dissolve in a given solvent at particular temperature इसको हम क्या नाम देंगे, is known as solubility, is called solubility। ठीक है, ये जो अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है solubility depends on, solubility किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, solubility depends on सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, टेम्परेचर। जो हमने अभी डिस्कस किया है उसमें हम लिखते हैं टेम्परेचर है, उसके बाद जो दूसरा नंबर होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, किस चीज़ के अंदर आप डिज़ोल्व कर रहे हैं वो भी डिपेंड करती है। उसके बाद जो तीसरा है वो क्या हो जाएगा, नंबर 3 प्रेशर। ठीक है, प्रेशर भी जो है वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि राइट डाउन द फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। सॉल्युबिलिटी डिपेंड। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि सॉल्युबिलिटी कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, डिफाइन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और साथ में ये भी हो सकता है राइट इट्स फैक्टर्स, और इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पे ये डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ से आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट के ये टेम्परेचर पे कैसे अफेक्टेड है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है वो हम देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी जनरली increases with increase in temperature, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल जो पोटाशियम क्लोराइड हमने पढ़ा था, पोटाशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया था। अगर हम इसको देख लेते हैं, ये पोटाशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं एंड अमोनियम क्लोराइड। ये साथ साथ आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे कि आपने इसमें याद कैसे करना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। उसके बाद जो दूसरा है बट, ठीक है, but the solubility of some substances decreases with increase in temperature। ठीक है, substances decrease with increase in temperature, ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की है। ठीक है, इसका नाम भी आप लिख लें, दिस इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ताकि आपको याद भी रहे। ठीक है, ये एक बेस है। यहाँ पे मैंने लिखा था ये पोटाशियम क्लोराइड है, ये भी आप लिख लें, पोटाशियम क्लोराइड, और ये जो होगा दिस इज़ अमोनियम क्लोराइड।
ठीक है, तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, और दूसरा जो होगा सोडियम सल्फेट, इसको भी आप साथ साथ ऐड कर लें, एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट। और यहाँ पे जो कैल्शियम है इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अभी आपने याद रखना है। कैल्शियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है जो कि यहाँ पे आ जाएगा, और हाइड्रोक्साइड पे -1 होता है जो यहाँ पे आ जाएगा, जो हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। ये फार्मूला फॉर्मेशन भी आपको आना चाहिए। और सल्फ़ेट के ऊपर -2 चार्ज होता है और सोडियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। सल्फ़ेट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सोडियम के साथ आ जाएगा, और जो सोडियम का है वो सल्फ़ेट के साथ आ जाएगा। तो ये था इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब हम बुक की तरफ जाएंगे, जो ग्राफ है उसमें और टेबल में हमें क्या चीज़ सिखाई जा रही है कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कैसे आ रहा है, और ग्राफ से जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं वो क्या बता रही हैं। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो हम ग्राफ की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी जो हमने देखना है वो ये टेबल है जो अभी हमने डिस्कस किया है कि जो टेम्परेचर है वो सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है। कुछ केमिकल्स हमें दिए गए हैं, और उसके बाद जो टेम्परेचर है वो भी हमें बताया गया है कि किस टेम्परेचर के ऊपर जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद जो पहला है यहाँ पे सल्यूट है जो हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, और दूसरा जो है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है, और टेम्परेचर हमें कितना दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस, और अमाउंट ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम। दोनों केसेस में जो सॉल्वेंट है वो सेम है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। 20 से कितने पे जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। और पहला जो है NaCl अगर हम 100 ग्राम के अंदर डिज़ोल्व करते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें जो ये सॉल्युबिलिटी आ रही है ये 36.5 ग्राम डिज़ोल्व होता है 100 ग्राम में। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, लेकिन ये जो 40 डिग्री पे ये 40 ग्राम कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होती, 39 है, 40 तक ये मैक्सिमम जाता है। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी क्या होगी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, आपने हमेशा याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड 40 ग्राम डिज़ोल्व हो सकता है 100 ग्राम के अंदर एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर हम दूसरे केस में जाते हैं, दूसरा जो है KCl अब 34.7 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा है। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। ये जो है इंक्रीज़ होने के बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद चेंज नहीं होगी। ठीक है, जबकि ये क्या हो रही है 34 से 56 पे आई है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से KCl की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, जैसे कि हमने एग्जांपल में भी डिस्कस किया। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड की भी सॉल्युबिलिटी हमने देखी कि ये इंक्रीज़ होती है 37 से किस पे जा रही है 77 पे, तो ये भी क्या हो रही है इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। इसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी जब आप क्या करेंगे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने देखा कि इसका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। अब ये वैल्यूज़ भी हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़, जबकि पहला नंबर इसका क्या था, अब ये देखें पहला जो इसका था वो 0.173, जबकि 0.0 पे चली गई है। 100 डिग्री पे जब हम गए तो सॉल्युबिलिटी ने डिक्रीज़ किया। तो आप इस जो न्यूमेरिक टेबल है इससे भी सजेस्ट कर सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है कुछ कंपाउंड्स की इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाती है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। अब इसने एक एग्जाम्पल ऑफ सल्यूट हुज डिक्रीजेज इन सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप ये MCQ भी याद रख सकते हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विच कैन बी यूज टू ट्रीट केमिकल वंस
एंड एज एन एंटासिड। केमिकल बर्न्स का क्या मतलब है कि अगर कोई केमिकल से जल जाता है तो उसके लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। और दूसरा एंटासिड क्या होता है, एंटासिड जो मेडिसन के तौर पे हम यूज़ करते हैं, ये एंटी एसिड के तौर पे यूज़ होता है। ये जो हम मैदे के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं एसिडिटी के लिए, वो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ हो सकता है और कोई दूसरा बेस भी यूज़ हो सकता है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, जस्ट ये क्या करता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी हम जो देखेंगे नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी कर्व, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इसके साथ ग्राफ भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ आपने अभी देखना है कि ये हमें क्या बता रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, हर लाइन के साथ कोई ना कोई केमिकल लिखा गया है। जैसे SO2 है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरफ हम ऊपर जाएंगे तो ग्राम ऑफ सल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ H2O। इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी, अगर हम ऊपर जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अगर कोई लाइन ग्राफ की ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रही है। जैसे लाइन ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है, अगर कोई ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे लाइन डिक्रीज नीचे जा रही है, तो इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो SO2 है, ये क्या कर रहा है कि इस साइड पे आपका टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, आप अपनी बुक से देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो दो चीज़ें आपको चाहिए। आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में जा रहे होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे यहाँ आप क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन के सल्यूट कितने ग्राम के अंदर डिज़ोल्व किया जा रहा है। 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर जो सल्यूट है वो डिज़ोल्व किया जा रहा है। जबकि जहाँ पे ये दो लाइनें टच करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन के ऊपर दोनों वैल्यूज 0 0 होती हैं एक्स वाई की। ठीक है, अब कोई लाइन जो है वो इस तरह जा रही है, कोई लाइन इस तरह जा रही है, कोई लाइन ऐसे जा रही है, कोई स्ट्रेट जा रही है, तो हर लाइन का यहाँ पे कुछ ना कुछ मीन है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो हमने देखा कि SO2 जो है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब KClO3 की लाइन जो है वो ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि पोटाशियम परक्लोरेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे मैंने कहा था कि जो सोडियम क्लोराइड है उसकी सॉल्युबिलिटी 40 ग्राम होती है एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट मीन के इसकी लाइन यहाँ पे स्ट्रेट आ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, ये शार्प इंक्रीज़ आ रहा है कि जो ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगी। ये क्या है, पोटाशियम नाइट्रेट। जबकि सोडियम नाइट्रेट की भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है, पोटाशियम आयोडाइड की भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है। जबकि जो पोटाशियम क्लोराइड है इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, HCl जितनी गैसेस हैं, ये आप याद रखें कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसकी छोटी सी एग्जांपल क्या है, जैसे आपके पास वाटर बोतल है, उसको आप धूप में रख देते हैं तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स आउट हो जाती है। तो इससे हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो डिज़ोल्व गैसेस होती हैं, जैसे वाटर लिक्विड के अंदर, वो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, जैसे जैसे गर्मी इंक्रीज़ होती है तो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स इमिट होना शुरू हो जाती हैं, आउट होना शुरू हो जाती हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो ये था आपका ग्राफ जिसमें आपने ये कुछ चीज़ें बनानी हैं। ये पेपर में भी क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि डिस्कस द सॉल्युबिलिटी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, या एक्सप्लेन, या इस तरह आ जाएगा कि राइट डाउन या गिव ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो ये डिफरेंट तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब जो ये था आपका ग्राफ जो हमने डिस्कस किया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट जो है, जो हमने चीज़ें लास्ट आज पढ़नी है, कोलाइट एंड सस्पेंशन। कोलाइट क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, और इसको लास्ट पे हम फिर डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट।
और इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि जैसे कुछ इफ़ेक्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है और फिर इसको कंपेयर किया गया है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोलाइड को। कोलाइड क्या होता है और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। अब जो कोलाइड है, सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमने जब मिक्सचर को डिफ़ाइन किया था तो उसमें हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी कि मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम होमोजीनियस कहते हैं और दूसरे को हेट्रोजीनियस कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं जो इंसानी आंख देख सकती है। जैसे लिक्विड है तो इसके अंदर आपको जब कोई चीज़ और साथ नज़र आ रही हो तो वो मिक्सचर क्या हो जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसको हम क्या लिखते हैं कि कोलाइडल सोल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the solute particles are larger than those present in the true solution but not large enough to be seen by naked eye। इसको हम इंसानी आंख इतना ज़्यादा देख नहीं सकती लेकिन आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। जब आप वो सोल्यूशन ऐसे फिंगर के साथ रब करेंगे तो आपको पार्टिकल्स महसूस होंगे, लेकिन वो इतने मिक्स हुए होते हैं कि इंसानी आंख उनको देख नहीं सकती। लेकिन क्या होता है कि वो पार्टिकल लार्जर साइज़ के अंदर मौजूद होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन मीन कि जब आप सोल्यूशन बनाते हैं तो दोनों कंपोनेंट बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं और ट्रांसपेरेंट आपको चीज़ नज़र आती है। कोलाइडल सोल्यूशन ऐसा नहीं होता। ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जैसे गिलास के अंदर पानी पड़ा हुआ है तो आप दोनों साइडों पे देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जबकि कोलाइडल सोल्यूशन के दूसरी साइड पे आपको चीज़ नज़र नहीं आएगी। उसके बाद कोलाइड इज़ अ मिक्सचर दैट हैज़ पार्टिकल रेंजिंग बिटवीन 1 एंड 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। अब ये इसका साइज़ बता रहा है कि जो पार्टिकल साइज़ क्या हो सकता है। ये एमसीक्यू भी यहाँ से आ सकता है कि जो पार्टिकल है उसका डायमीटर कितना होता है, कितने नैनोमीटर तक होता है। येट आर स्टिल एबल टू रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। These are also known as colloidal dispersion because the substances remain dispersed and do not settle to the bottom of the container। ये इतने ज़्यादा लार्ज नहीं होते कि कंटेनर के बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिफ्रेंशिएट में भी पढ़ेंगे वन बाय वन कंपैरिजन में। कुछ यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि the particle in such system dissolve and do not settle down for a long time, but particle of collides are big enough to scatter the beam of light। It is called Tyndall effect। अब Tyndall effect क्या होता है? We can see the path of scattered light beam inside the colloidal solution। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये Tyndall effect क्या है जो कि colloidal solution में हो सकता है। तो इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे इसकी हेडिंग दे के इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर वापस जाते हैं। अब ये क्या है? टिंडल इफेक्ट क्या है? अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स टिनी पार्टिकल्स, ठीक है, when it passes through colloid solution or suspension, ठीक है। जब लाइट क्या हो जाएगी, अपने पार्टिकल्स के अंदर स्कैटर हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? टिंडल इफेक्ट। दिस effect is called टिंडल इफेक्ट। इसको हम टिंडल इफेक्ट क्यों कहते हैं, ये भी आप साथ नोट कर लें कि ये टिंडल इफेक्ट क्यों होता है। इट इज called Tyndall effect after the name of Irish
आयरिश साइंटिस्ट कह सकते हो, फिजिस्ट कह सकते हो, ठीक है। आयरिश साइंटिस्ट जॉन टिंडल, हु studied the transmission of light through different fluids, through different ठीक है। अब ये टिंडल इफ़ेक्ट भी यहाँ पे आ गया और आपने यहाँ पे ये बात भी सीखी कि सबसे पहले हम टिंडल इफ़ेक्ट किसे कहते हैं और उसके बाद इसको हम टिंडल इफ़ेक्ट का नाम क्यों दिया गया कि ये आयरिश जो फिज़िस्ट था साइंटिस्ट, उसने क्या किया कि वो डिफरेंट फ्लूइड से लाइट को पास करने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इस दौरान उसने देखा कि कोलाइडल या सस्पेंशन में से जब लाइट पास करते हैं तो वो स्कैटर हो जाती है, ठीक है। इस तरह आपने देखा होगा कि गर्मियों में आपके कमरों के अंदर भी जब लाइट आ रही होती है तो वो जब किसी एक होल से पास होती है तो वो आपको विजिबल एक रास्ता लाइट का विजिबल नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो लाइट को विजिबल बनाते हैं। इसी तरह से जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं या सस्पेंशन पार्टिकल हैं वो लाइट को विजिबल बनाते हैं। लाइट का जो पाथ होता है वो हमें नज़र आता है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे, टिंडल इफ़ेक्ट। जो कि इसके बाद जो था यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि टिंडल इफ़ेक्ट क्या है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले जो अभी हमने बात की थी कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन में आपको कोई भी पार्टिकल नज़र नहीं आ रहा, सारा का सारा मिक्स्ड है, एक ट्रांसपेरेंट चीज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। तो इसमें क्या है कि कोई भी पार्टिकल यहाँ नहीं है, जो साइज़ है लेस देन 1 नैनोमीटर है, सारे के सारे पार्टिकल जो हैं वो डिज़ोल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर आते हैं तो ये छोटे छोटे डार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनका जो पार्टिकल साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। और सस्पेंशन की तरफ आए तो पार्टिकल साइज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, 1000 से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें से लाइट को पास करते हैं, पहले तो ये अंडरस्टैंड हो गया कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल साइज़ होता है वो सस्पेंशन का, फिर कोलाइड का, फिर सॉल्यूशन का। इसके बाद अगर हम इनको पास करते हैं, इनमें से लाइट को अगर पास करते हैं तो जो ठीक है, अच्छा, ये दूसरी जो मैंने आपके लिए डायग्राम रखी है ये आपको नज़र आ रही होगी। इसमें जो है अब यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो टिंडल इफ़ेक्ट है ये कैसे ऑब्ज़र्व हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे लाइट विजिबल नहीं है, ये ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट विजिबल नहीं होती। ये जो टिंडल इफ़ेक्ट है ये किसकी प्रॉपर्टी होगी, कोलाइट की और सस्पेंशन की, ठीक है। अब यहाँ पे दो सॉल्यूशन लिए गए हैं, ये लाइट आ रही है, लाइट जब सॉल्यूशन से पास करती है तो विजिबल नहीं होती, हमें नज़र नहीं आती, जबकि जो कोलाइट के पार्टिकल्स हैं वो इस लाइट को विजिबल बनाते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, ये जो पाथ है, ये जो एरिया है, यहाँ पे लाइट आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे भी जिस रास्ते से गुजर रही है वो भी लाइट आपको नज़र आ रही है। टिंडल इफेक्ट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन कोलाइड आर फाइन सस्पेंशन,
ठीक है। तो ये कोलाइड की प्रॉपर्टी है या सस्पेंशन की प्रॉपर्टी है, तो आपने यहाँ से इसको सीखना है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो होप्स हो कि यहाँ डायग्राम से आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ जो हमने यहाँ पे छोड़ा था। टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन भी मैंने आपके सामने लिख दी है, और ये जो साइंटिस्ट था जिसके नाम से हम इसको पढ़ते हैं वो भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हम जो बुक पे छोड़ी थी जो चीज़ वो हम करते हैं। उसके बाद जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो भी आपने याद रखनी है। फिर लास्ट पे इसमें जो डिफरेंशिएट है वो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स आर स्टार्च, जो ये क्या है, ग्लिसराइड, सॉरी, ये जो सैकराइड्स हैं जिसमें स्टार्च मौजूद है, ये लार्ज स्ट्रक्चर नेटवर्किंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं या पॉलीसेक्राइड्स होता है, ये शुगर के केस में। उसके बाद जो एल्बुमिन है प्रोटीन, उसके बाद सोप सॉल्यूशन, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली एंड टूथपेस्ट, इन सब के जो सोल्यूशन होते हैं वो क्या होंगे, कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है। अब सस्पेंशन क्या होती है? सस्पेंशन अभी हमने जैसे डायग्राम में भी देखा कि इसका जो पार्टिकल साइज़ है वो और लार्ज होता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। और ये क्या है, सबसे पहले हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पहली प्रॉपर्टी आ गई। पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, डिस्पर्स थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट, ये मिक्स नहीं होते। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अनडिजॉल्व पार्टिकल इन अ गिवन मीडियम, और पार्टिकल्स आर बिग एनफ ग्रेटर देन, इसका साइज़, ये दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है। तीसरी के साइज़ कितना होगा, टू बी सीन, इसको हम इंसानी आंख से भी देख सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि चाक इन वाटर, चाक क्या है, जो चूना है, अगर उसको कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो सस्पेंशन होगा। मिल्की सस्पेंशन, पेंट एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो आप यूज़ करते हैं एंट एसिड के तौर पे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी क्या है, एंट एसिड अभी हमने डिस्कस किया था, जो कि स्टमक की एसिडिटी को डिक्रीज़ करने के लिए मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर, कुछ मेडिसिन भी जो हम डेली लाइफ में सिरप यूज़ करते हैं वो भी सस्पेंशन के तौर पे यूज़ किया जाता है, कि डॉक्टर कहता है या आप उस पर लिखा होता है कि इस्तेमाल से पहले आप उसको अच्छी तरह मिक्स करें, हिलाएं। ठीक है। जो उसमें पार्टिकल सेटल डाउन हुए होते हैं वो अच्छी तरह से होमोजीनियसली मिक्स हो सकें। ठीक है। उसके बाद फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रू सोल्यूशन, फॉल्स सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, कंपैरिजन ऑफ देयर, अब इसका कंपैरिजन हम करते हैं जो कि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट का लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने 3 पॉइंट लिखें या सारे के सारे 5 लिखते हैं तो भी बेटर है, लेकिन अगर लॉन्ग आता है तो फिर 5 के 5 आपने लिखने हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। अब जो ऊपर सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको ये समराइज़ कर रहा है 5 पॉइंट्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस कंपैरिजन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, दिस इज़ हेट्रोजीनियस और हेट्रोजीनियस। पहला आपने याद रखना है कि सॉल्यूशन होमोजीनियस है, ये दोनों हेट्रोजीनियस हैं। और उसके बाद पार्टिकल का साइज़ अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 नैनोमीटर से लेके सॉरी, इसका जो होगा लेस देन 1 नैनोमीटर, इसका 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक इसका साइज़ होता है, जिसको हम इंसानी आँख से भी देख सकेंगे। और जो दूसरा है ये उससे भी साइज़ में ग्रेटर हो जाता है, विजिबल बाय नेकेड आई, इसको भी इंसानी आँख देख सकती है। पार्टिकल कैन पास थ्रू नॉर्मल एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ये इतने बारीक पार्टिकल्स होते हैं जब आप इसकी फ़िल्ट्रेशन करेंगे, जैसे आपने कोई फ़िल्टर पेपर लगाया हुआ है, नीचे कोई कंटेनर रखा हुआ है, ये तो इससे भी ड्रॉप बाय ड्रॉप पास हो जाते हैं। तो ये इतने कम साइज़ में होते हैं कि अल्ट्रा फाइन फ़िल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं, जबकि इसके लिए जो है वो पास होना मुमकिन नहीं है। तो ये पास नहीं हो सकते, ये भी पास नहीं हो सकते बिकॉज के इनका साइज़ ग्रेटर है। उसके बाद कैन नॉट स्कैटर द लाइट, इसमें जो टिंडल इफेक्ट है वो नहीं होता, टिंडल इफेक्ट इसका नहीं होता। ये टिंडल इफेक्ट कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, अभी हमने लास्ट में टिंडल इफेक्ट को डिस्कस किया था। डज नॉट सेपरेट, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, इस केस में सेपरेशन
मुमकिन नहीं है। इसको भी मिक्स हुआ होता है, सेपरेशन उस तरह से पॉसिबल नहीं है, जबकि इस केस में पॉसिबल है क्योंकि पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं और उसके बाद आप ऊपर से जो सॉल्वेंट है उसको अलग कर सकते हैं। इसके एग्जांपल में क्या है, सी वाटर है, जो सॉल्ट वाटर है, इसमें कोलाइडल मिल्क होगा, और जो अगर हम पार्टिकल को इंक्रीज़ करें साइज़ में तो ये क्या आ जाएगा, मडी वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं, गंदा पानी जिसके अंदर मिट्टी मिक्स हुई होती है, गारा या कीचड़, इस तरह की चीज़ें, उसको हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने इस चैप्टर को क्लोज़ किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को इंशाल्लाह देखेंगे। अभी जो आपका सिलेबस है उसमें हम 2 चैप्टर ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को इंशाल्लाह क्लोज़ करेंगे और आप बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह नोट्स भी आपको अपलोड कर रहे हैं हम, साथ साथ आप चैप्टर नंबर 1 के नोट्स को भी फाइंड आउट करें, साथ हमने लिंक्स भी दिए हुए हैं, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। जो इस लेक्चर में डिस्कस होगा वही आपको PDF में मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस साहब से इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।